हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पैनल कोड आईपीसी 1860 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दुराशय के सिद्धांत क्या है। दुराशय के सिद्धांत की व्याख्या करिए। ये शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि मेंस रिया क्या है, एक्टस रियाज क्या है, या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि दुराशय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसका प्रयोग भारतीय दंड संहिता में किस प्रकार किया गया है। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये शॉर्ट्स में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता में इसका प्रयोग किस प्रकार किया गया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि दुराशय का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि दुराशय का अर्थ क्या होता है। मतलब दूर मतलब बुरी और आशय मतलब इच्छा मतलब बुरा आशय। दुराशय का अर्थ है, दुराशय का अर्थ है दोषपूर्ण या आपराधिक आशय। साधारणतः कोई कार्य अपराध नहीं होता है जब तक कि वह दुराशय या आपराधिक आशय से ना किया गया हो। दुराशय या आपराधिक आशय का सिद्धांत लैटिन सूत्र एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मीन्स सिट रिया से लिया गया है। यह एन एक्ट इज नॉट अ क्राइम अनलेस इट इज कमिटेड विथ अ पार्टिकुलर क्रिमिनल इंटेंशन मेंस रिया है, जिसका अर्थ होता है कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं होता जब तक कि वह आपराधिक आशय से न किया गया हो। कोई भी कार्य अपराध तब तक नहीं कहा जा सकता है कि जब तक कि उसका आशय आपराधिक ना हो। इसी से एक दूसरी युक्ति निकलती है कि मेरी द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। मतलब मेरा इच्छा नहीं है किसी अपराध को करने का, तो वह कार्य अपराध नहीं हो सकता है। लैटिन सूत्र एक्टस में इन वीटो फैक्टस नॉन इस्ट मीन्स एक्टस का तात्पर्य है कि किसी कार्य को दंडित होने के लिए इच्छित होना चाहिए। अतः अपराध को गठित होने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का सगामी होना आवश्यक है। दुराशय के आवश्यक तत्व क्या है कि किसी कार्य को करने का आशय होना चाहिए और उस परिस्थितियों का ज्ञान जो उन्हें दोषपूर्ण बनाता है। स्वीट बनाम पार्सल 1969 के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि कोई भी अपराध बिना दुराशय के नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी कार्य को दंडित होने के लिए उसकी इच्छा होनी चाहिए और उसे जानना होगा कि वह अगर वो कार्य कर रहा है तो वह अपराध है, उसे दंडित किया जा सकता है, तभी वो अपराध माना जाएगा। इसमें एक बात है कि गुजरात राज्य बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी पांडे के बाद में उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार का अभिमत व्यक्त करते हुए कहा कि यदि किसी संविधि द्वारा किसी कार्य को निषिद्ध किया गया है तो संविधि की भाषा चाहे जितनी विस्तृत एवं निर्वाध क्यों ना हो, सामान्य रूप से यही समझा जाता है कि दुराशय अपराध का एक आवश्यक अंग है जब तक कि अभिव्यक्त अथवा अभिनिहित रूप से दुराशय को उस अपराध के आवश्यक तत्व के रूप में अस्वीकार नहीं कर दिया जाता। मतलब अगर कोई विधि बनाई गई है और उस विधि में उस किसी कार्य को रुकावट है उस कार्य को करने के लिए, तो वह कार्य अपराध माना जाएगा। विधि अगर उसे निषिद्ध कर दिया गया है कि वह कार्य नहीं करना है और वह कर रहा है तो वह अपराध है। जैसे उदाहरण स्वरूप में हम समझते हैं कि ए जो है वो यदि अपने मन में बी की हत्या की योजना बनाता है परंतु वह इसके आगे कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार ए द्वारा बी की हत्या करने के लिए बनाई गई जो योजना दुराशय तो है परंतु वह अपराध नहीं है, क्योंकि बस उसने सोचा था कि वह हत्या करेगा लेकिन किया नहीं, तो वह दुराशय तो है, उसका आशय तो गलत था लेकिन अपराध नहीं है और ना ही दंडनीय है। समय के साथ कानून में परिवर्तन होता रहते हैं, नए नए कार्य अपराध घोषित होते रहते हैं। स्टीफन के मतानुसार शब्द दुराशय विभिन्न अर्थों वाला है, अर्थात इसका कोई एक अर्थ नहीं हो सकता। मतलब कानून जो है वो अपराध को एक अपराध मतलब बदलता रहता है, उसके कानून परिवर्तन होते रहते हैं और नए नए कार्य को अपराध घोषित
होता रहता है संविधि में। अगर विधि में दिया गया है कि वह कार्य अपराध है तो वह अपराध है, अगर वह उसे निषिद्ध कर दिया गया तो वह उसे नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो अपराध है। आंग्ल विधि में दुराशय एवं सांविधिक अपराध का महत्व क्या है? आंग्ल दंड विधि में दुराशय या आपराधिक आशय जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी सिद्धांत पर ही अंग्रेजी विधि आधारित है। आंग्ल सामान्य विधि का सामान्य स्वरूप दुराशय पर आधारित है। क्या आंग्ल सामान्य विधि में मन स्थिति के तत्वों को अधिनियम में परिभाषित प्रत्येक अपराध मुख्य रूप से वहाँ जहाँ इसे एक तत्व के रूप में स्पष्टतः वर्णित नहीं किया गया है स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रश्न जो है वो इंग्लैंड तथा भारत दोनों में विवाद का विषय है। इस विषय पर प्रथम विचारधारा सिराज बनाम रूडजन 1895, ये इम्पॉर्टेंट है, इस केस को लिखना मत भूलिएगा, शामिल है। प्रत्येक अधिनियम में मन स्थिति अंतर्निहित है जब तक कि इसे प्रतिकूलना सिद्ध कर दिया जाए। मतलब किसी भी अपराध में मन स्थिति अंतर्निहित होनी चाहिए। प्रत्येक अधिनियम में मन स्थिति अंतर्निहित है। ये बताया गया था सिराज बनाम रूडजन के बाद में। दूसरी विचारधारा है होप्स बनाम विचेस्टर कॉरपोरेशन के बाद में। न्यायाधीश केनेडी के मतानुसार अधिनियम ही हमें शाब्दिक रूप में व्याख्या करनी चाहिए जब तक कि कोई चीज़ यह ना स्पष्ट करे कि मन स्थिति आवश्यक है। दोनों मत के अनुसार कुछ परिस्थितियों में मन स्थिति विवेचित होती है परंतु कुछ में नहीं। भारतीय दंड संहिता में दुराशय का सिद्धांत लागू होता है। भारत में सामान्यतः सभी कार्यों को अपराध माना जाता है, चाहे वे कार्य दुराशय से किए गए हों अथवा नहीं। इस प्रकार भारत में दुराशय के सिद्धांत का कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है कि प्रत्येक अपराध की परिभाषा के साथ उसके तत्वों का भी उल्लेख कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में दुराशय का पृथक रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब भारत में दुराशय का सिद्धांत लागू होता है तो नहीं होता है, क्योंकि भारत में प्रत्येक कार्य को ही अपराध मान लिया जाता है, तो इसलिए यह लागू नहीं होता है कि दुराशय है। परंतु दुराशय के स्थान पर बेईमानी, धोखा, जानबूझकर, कपटपूर्वक, स्वेच्छा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है जो दुराशय को इंगित करता है। उदाहरण में क्या है, ब को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, ठीक है, ब जो है वो मर जाता है, तो यहाँ क हत्या के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि क का जो आशय है वो ब की हत्या की थी और हत्या की धारा में किया गया उल्लेख धारा 300। परंतु जहाँ एक मुर्गे को मार डालने और चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को जो एक झाड़ी के पीछे है मार डालता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि ख वहाँ है। यहाँ यद्यपि क विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, फिर भी आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय ख को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना वह संभाव्य जानता हो मृत्यु कारित करने का नहीं था। मृत्यु मानव वध किसमें बताया गया, धारा 299 में। तो वह इसी प्रकार से वहाँ भी जहाँ ब के घर में मेज पर भी कोई अंगूठी रखी होगी, यदि क सद्भाव से ब की अंगूठी उठाकर रख देता है तो क चोरी का अपराधी नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि यद्यपि भारतीय दंड संहिता में दुराशय को कोई स्थान नहीं दिया गया है, परंतु दुराशय को तब तक अपराध का आवश्यक तत्व माना जाएगा जब तक कि विधि द्वारा इसे वर्जित नहीं कर दिया जाता, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य बनाम M.H. जॉर्ज तथा निवास मल्ल बनाम एम्परर के मामले में यह विचार अभिव्यक्त किया गया है कि भारत में जब तक किसी अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से दुराशय को अपवर्जित नहीं कर दिया जाता, तब तक ऐसे अधिनियम जो किसी अपराध के बारे में बताता है उनका निर्वचन दुराशय के आधार पर किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में कुछ धाराएं ऐसी है जिसमें दुराशय को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे मामले जो हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है कि कुछ कृत्य तथा उनके उसके परिणाम पूरे समाज या राज्य के लिए इतने हानिकारक हैं कि उनको कारित करने के आशय से अभाव में भी दंड देना उचित एवं श्रेयस्कर समझा जाएगा।
जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, राजद्रोह, व्यापहरण, अपहरण, ऐसे मामलों को कठोर दायित्व तथा पूर्ण दायित्व का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। दूसरा है जहाँ कृत्य अपने आप में इस प्रकार है जिससे एक प्रबल विश्वास उत्पन्न होता है कि जिसने कार्य की इच्छा किया था उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचा होगा। जैसे सिक्के एवं स्टंपों का कूटकरण। दो मामले आते हैं कि जो समाज को हानिकारक या पूरे समाज को कारित हानिकारक पहुंचाते हैं और उस आशय में किया गया अपराध दंडित होता है। दूसरा है कि वह कोई भी अपराध अगर व्यक्ति करने जा रहा है तो वह उसके बारे में भी सोचा होगा कि वह अगर अपराध कर रहा है तो उसे दंड दिया जाएगा। तो ये इसमें आ